बात है। तो बताइए बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट की क्या होगी? एनीवन? ओ एन। एन। ऑर्डर ऑफ एन। हाँ। तरीका 1 2 3 4 5 वाला। टू की कंपैरिजन वन से होगी। अगर पासेस की पूछो तो कितनी होगी प्रदीप? नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे इंसर्शन सॉर्ट में बेस्ट केस में? ओ एन। O1 या ON? ओ एन ही होंगे ओएन सर। होंगे सर। और बबल सॉर्ट में कितने होते हैं? O1 या ON? O1। O1। वेरी गुड। देखो इसमें हमारा टू की वन से कंपैरिजन होगी, स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट पास में टू की थ्री से स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट पास में फोर की थ्री से स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट पास में फाइव की फोर से स्वैप नहीं होगा। हर पास में एक एक कंपैरिजन हुआ है, पासेस चले हैं n-1। तो पासेस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। हर पास में स्वैप एक भी नहीं हो रहा, टोटल स्वैप जीरो है, तो स्वैप की हो गई ऑर्डर ऑफ वन। ओवरऑल भी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। कंपैरिजन भी हर पास में एक हुआ है, तो कंपैरिजन की भी ऑर्डर ऑफ एन। बबल सॉर्ट में मैंने क्या बताया था? दोनों की ऑर्डर ऑफ एन होती है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की भी इंसर्शन सॉर्ट की भी बेस्ट केस में ओ एन होती है, लेकिन बबल सॉर्ट का प्रोसेस क्या कहता है? यहाँ पे वन की टू से कंपैरिजन होगी, स्वैप नहीं होगा पहले ही पास में। फिर टू की थ्री से स्वैप नहीं होगा, थ्री की फोर से स्वैप नहीं होगा, फाइव की फोर की फाइव से स्वैप नहीं होगा। पहले पास में पास वन में कंपैरिजन कितनी हो चुके हैं? कंपैरिजन हो चुकी है n-1। स्वैप कितने हुए हैं? जीरो। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें पास चला है एक, इसमें पास चले हैं n-1। ये दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे चार पास चले हैं, यस यहाँ पे सर। पहले ही पास में सॉर्ट हो जाएगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, बट अगर क्वेश्चंस की बात हो जाए, देखिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, और अगर हम स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी बोलें तो दोनों में ऑर्डर ऑफ वन रहेगी, क्योंकि स्वैप तो किसी में भी नहीं हुआ ना बेस्ट केस में। मगर बात करें पास की कॉम्प्लेक्सिटी, तो बबल सॉर्ट में पास रहेगा ऑर्डर ऑफ वन, जबकि इंसर्शन सॉर्ट में पास हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ एन, है ना? ये मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने करे होंगे क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन के साथ आपकी चीजें मजबूत होती चली जाएंगी, ठीक है ना? तो इस रिवीजन प्लस क्वेश्चंस का इंटेंशन ये है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस क्वेश्चन यस का सर। आंसर फिलहाल ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेबल सॉर्ट नहीं है? आप हीप जब सॉर्ट। आंसर हीप सॉर्ट, सॉर्ट। मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि इस टेबल को आप किस तरीके से ध्यान रखेंगे। हमने छह सॉर्टिंग मेजरली की है: मर्ज, हीप, क्विक, बबल, इंसर्शन और एक्सचेंज सॉर्ट, है ना? या सिलेक्शन सॉर्ट, एक ही बात है। मैंने आपको करने का तरीका क्या बताया था? मर्ज में क्या होता है? मर्ज में हम क्या करते हैं? कंसेक्यूटिव में चलाते हैं, है ना? मर्ज में ऐसे ही तो हो रहा था। दो दो तो डिवाइड। ज्वाइन करते हैं ना, मतलब हाँ सब हाँ, को। दो दो को ज्वाइन करेंगे, मगर वो आपस में कंपैरिजन जो हो रही है कंसेक्यूटिव हो रही है ना, दो के बाद अगली चार को, फिर अगली आठ को, मगर कंपैरिजन तो पूरी की करके कर रहे हैं ना। बबल में भी कंपैरिजन ऐसे ही हो रही थी। और जब हम इंसर्शन सॉर्ट कर रहे थे, जो हमने अभी इससे पीछे किया, उसमें भी ऐसे ही हो रही थी, है ना? जबकि हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते थे? पहले को मानते हैं मिनिमम, पूरे से कंपैरिजन करते हैं, जो सबसे छोटा आता है उसके साथ एक्सचेंज करते हैं। क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं? पाइवेट एलिमेंट मानते हैं, इधर से कंपैरिजन करते हैं, जो इससे छोटा मिलता है उसके साथ एक्सचेंज करते हैं कि नहीं? हीप सॉर्ट में जब आप हीप पढ़ लेंगे तो हीप का आपको तरीका मैं बता देता हूं कि हीप ऐसा होता है, मान लो इसको डिलीट करेंगे तो सबसे लास्ट वाले से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये तीनों जो रिप्लेस वाले हैं ना, जिसमें एक को मानते हैं पूरे से करते हैं, तो ये रिप्लेस वाले तीनों स्टेबल नहीं रहते। स्टेबल क्या होता है हमने बहुत डिटेल में कर रखा है, मगर यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करें ना, इस तरीके से ध्यान रखें। तो क्विक का प्रोसेस देखो, इससे एक फायदा क्या हो रहा है? एक तो क्विक का प्रोसेस हमें रिमेंबर हो रहा है, दोबारा एक्सचेंज सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट में कि अच्छा हाँ मिनिमम या मैक्सिमम मानते हैं, पूरे से कंपैरिजन करते हैं। और आपको देखो इससे ये बात भी रिवाइज होगी कि एक पास में केवल कितना स्वैप होता है? एक्सचेंज सॉर्ट में मैक्सिमम, या सिलेक्शन में मैक्सिमम एक स्वैप हो सकता है। एक सर। ये सबसे मतलब अगर सिलेक्शन सॉर्ट पे क्वेश्चन कभी बनेगा तो यही बनेगा। इसकी स्वैप की वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, जो किसी की भी नहीं है, सब में ओ एन स्क्वायर जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो बबल सिलेक्ट सॉर्ट ना सर मतलब ये। सिलेक्शन सॉर्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। तो अगर आप हाँ। इस तरीके से चीजें ध्यान रखेंगे ना, हर क्वेश्चन के साथ इस चीज देखो, अभी आप पेपर के लिए नहीं कर रहे, पेपर में ये ड्रामा नहीं करना है। पेपर में तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? अच्छा स्टेबल पूछिए, हम क्या देखेंगे? मर्ज होती है, हीप नहीं होती, हम नीचे के पढ़ेंगे भी नहीं। बट स्टिल आप कभी कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है ना, कुछ चीजें हमें याद रहती हैं कि अच्छा ये तो है ही। अगर नीचे देखते, यहाँ पे इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा होता क्विक, आपको ध्यान आता है क्विक भी नहीं होती, तो क्या पता इसे आप कुछ और इंसर्शन सॉर्ट लिखा होता। कभी कभी हमारा दिमाग कुछ और पढ़ लेता है, तो उस टाइम पे एक बार नीचे तक निगाह मारने में 2 सेकंड एक्स्ट्रा ही तो लग रहे हैं।
क्लियर हो रही है बात? और प्रैक्टिस के टाइम पे तो ये काम कभी मत करना। जैसा मैं प्रोसेस बता रहा हूं इस तरीके से करेंगे ना, तो जब पेपर का टाइम आएगा ना, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक और कुछ पर्टिकुलर पूरे ही सब्जेक्ट आपकी उससे हट जाएंगे कि इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, याद रखने वाली चीज जैसे नेटवर्क की कुछ पर्टिकुलर चीजें ध्यान रखनी होंगी, वो करने का काम रह जाएगा तब। चलिए आगे करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? हीप सॉर्ट। और कौन कौन स्टेबल नहीं है? हीप के साथ आपकी स्टेबल सॉर्ट जो नहीं है, क्विक भी स्टेबल नहीं सिलेक्शन होती, सॉर्ट। और सिलेक्शन सिलेक्शन सॉर्ट या जिसका नाम है एक्सचेंज सॉर्ट, ये भी नहीं होती। तो ये तीनों भी यहाँ पे लिख लें, बाकी तीनों स्टेबल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ओके, ये ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, ये जब हम कर रहे थे तब मैंने बोला था कि इसको बाद में करा देंगे, और इसका टाइम आ ही नहीं पाया है ना, ऑर्डर वाला लिखने का काम हो ही नहीं पाया। समझ रहे हैं आप बच्चों? सर। मैंने बताया था ऑर्डर यानी बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन हम बाद में करेंगे, जब हमने क्वेश्चंस करना शुरू किया था, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में आ गए थे। मैंने कहा था कि बेस्ट केस में हम इसको यूज करते हैं, ये वर्स्ट केस के लिए यूज होता है, और ये एवरेज केस के लिए हम यूज करते हैं। बेस्ट के लिए, ये वर्स्ट के लिए, और ये एवरेज के लिए। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों कैसे लिखने का तरीका होता है, पहले एक बार ये देख लीजिए हम कैसे लिखते हैं। पहले इनमें से क्वेश्चन था ये, एफ एन को ऑर्डर ऑफ जी एन लिखते हैं कब, जहां सी क्या है, कांस्टेंट है, और एन भी कांस्टेंट है एक तरीके से, बट एन होता है नेचुरल नंबर। ठीक, अब यहाँ पे लिखने का तरीका इसने दे दिया कि कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, एफ एन को ऑर्डर ऑफ जी एन में तब लिखते हैं जब एफ एन हमेशा, मतलब अब इसमें मैं कहूं कि ये समझने वाली चीज है, समझने का काम इसके बाद में, पहले इसको देख लीजिए ये होता क्या है। ठीक है, एफ एन जब लेस देन इक्वल्स टू होगा सी और जी ऑफ एन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, तो पहला ऑप्शन इस कंडीशन को कहता है। ठीक है, अगर ये होता एफ एन क्या को कब लिखेंगे हम, ओमेगा जी ऑफ एन में, तो वो कब लिखेंगे, जैसे ये, इसके लिए तो आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन ए। अगर ये होता ना क्वेश्चन कि एफ एन दे रखा है क्या, ओमेगा जी एन, और सी ये आगे का क्वेश्चन सेम है, तब आपका आंसर होता ये वाला। क्लियर हो रही है बच्चों? इसके लिए मतलब ये दोनों। और देखो अगर ये होता क्या, एफ एन इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन, ये कब होता है, जब ये इक्वल टू वाली कंडीशन होती है, मतलब किसी को समझ लो कि मान लो ये केवल इक्वल टू दे रखा था, तो कब कब तब कौन सा लगाएंगे, थीटा वाला। ठीक, फिलहाल हम इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं, ओमेगा को, और एक भी समझ में आ जाएगा, तीनों समझ में आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, लिखने का तरीका, सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लाइक 1 2 3 4 5 10 1000, जो आपको लेने का मन हो, एनी कांस्टेंट वट एवर यू वांट टू टेक। क्लियर हुई बच्चों? सी की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब ये एन की वैल्यू, जो ये एन है, वो एन क्या है, एन देखो क्या कह रखा है इसने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। एन क्या है बच्चों, हेलो, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, है ना। सर 1 यानी एन की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर के बराबर या बड़ी लेनी है, मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दिस आपको वैल्यूज लेनी है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब आपको करना कैसे होता है, कब आप किसको ऑर्डर में लिखते हैं, ओमेगा में लिखते हैं, वो चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख रखा है, मान लो एफ एन कोई फंक्शन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन आ रही है, क्या आ रही है, एन आ रही है, और मान लो जी एन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, एन स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, क्या एफ एन छोटा है जी ऑफ एन से, या एफ एन बड़ा है जी ऑफ एन से, जनरल टर्म में पहले ये बताइए। छोटा छोटा है ना, ये बात समझ आ रही है भाई, छोटा है ना। यस सर। अब अगर ये छोटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। बोलिए, लिख सकता हूं? यस सर। अब आप इसको यहां पे देखेंगे भी ना, तो एफ एन हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, एनी कांस्टेंट की वैल्यू रख दो और जी ऑफ एन से, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। क्या ये बात इस पे ट्रू हो रही है? देखिए आप एफ एन की वैल्यू क्या है बच्चों, एन है ना, एन है कि नहीं है, एन हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 1 2 3 4 5 वट एवर यू वांट टू टेक आप रख सकते हैं, हमेशा एन स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है बता दीजिए, तब आप इसको ये चीज लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको आप ये नहीं लिख सकते, क्या, आप अगर इसको ये लिखना चाहते हैं ना ओमेगा, तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कब लिख सकते हैं हम, ओमेगा कब लिख सकते हैं, जब आप इधर वाला बड़ा हो,
मतलब जब ये वाली चीज बड़ी FN होती ग्रेट ना, अगर एफ एन बड़ा होता, लाइक आप के एन पे लिख सकते थे, अगर मैं ऐसा करूं ना के एन ओमेगा जी ऑफ एन, तब आप लिख सकते हैं, देन दिस इज ट्रू। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात कि नहीं आई होगी? अरे अगर के एन के केस में होता यस सर। तो ये बात बिल्कुल सही होती, ठीक है। और अगर मैं लिखूं एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा जी एन, सही है। देखो ना एफ एन की वैल्यू क्या है एन, और जी एन क्या है एन स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के ऑफ एन, तब भी सही है। अरे एफ एन क्या है एन, और के एन क्या है बच्चों एन क्यूब, तो एन एन क्यूब से छोटा ही होता है ना, बोलिए। यस सर। मैं आपको अब एक बढ़िया एग्जांपल देके बताता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगी और अच्छे से बात। एफ एन है एन क्यूब, और जी ऑफ एन है एन टू की पावर एन। क्या लिखना चाहिए बताइए, एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, या एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन, बोलिए वर्षा। सर वो ये बिग ओ जी ऑफ एन। कौन सा ऑप्शन नंबर ए या बी? हाँ ए। ए। अच्छा बच्चों, अगर हमें कभी ये चीज समझ में ना आए तो मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, जैसे वन से बड़ा क्या होता है लॉग एन, इससे बड़ा क्या होता है एन, इससे बड़ा एन लॉग एन, है ना, इससे बड़ा एन स्क्वायर, ऐसे 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 करते हुए चल सकते हैं, फिर टू की पावर एन बड़ा होता है, इससे बड़ा आप लिख सकते हैं क्या, क्या एन की पावर एन, है ना। ऐसे ही करके चार्ट बनाया था ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एन क्यूब बड़ा आ रहा था कि टू की पावर एन बड़ा आ रहा था, टू की पावर एन। है ना। अब वर्षा यहाँ पे आप लोग एक बार रख के देखिए, एफ एन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हम एफ एन को ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन कब बोलते हैं वर्षा, जब एफ एन लेस छोटा होना देन। चाहिए सी की वैल्यू रख के जी ऑफ एन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, यही तो फॉर्मूला कहता है। हेलो, यस सर। है ना। अब हमें एक चीज पता ही है, अगर हम यहाँ टू की पावर एन ले रहे हैं और यहाँ हम एन क्यूब ले रहे हैं, अगर एन की वैल्यू में वन रखता हूँ, ये आएगा टू, ये आएगा वन। टू लेता हूं तो टू की पावर टू आता है फोर, ये आता है एट। थ्री लेता हूं तो ये कितना आता है टू की पावर थ्री, एट आता है, और ये हो जाता है 27। 27। और अगर मैं फोर लेता हूं तो ये होता है 16, और ये होता है 64। ऐसे करते करते अगर मैं नाइन लेता हूं तो नाइन के लिए टू की पावर नाइन कितना होता है 512, और ये होता है 729, होता है कि नहीं? हेलो, यस सर। ये बात सही है ना। मगर आपको पता है टेन रख के ये कितना होगा 1024, और 1024। ये थाउजेंड। इसके बाद हमेशा कौन बड़ा होता है, एन क्यूब एन छोटा ही क्यूब रहेगा, बड़ा छोटा कौन है रहेगा तो एन बड़ा। टू की पावर एन बड़ा रहेगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले में रखता, तो एक बात बताओ वर्षा, अगर मैं एन की वैल्यू टू रखूं तो बड़ा कौन रहेगा, एफ एन बड़ा है कि जी ऑफ एन बड़ा है? जी हेलो, ऑफ एन बड़ा है। जी ऑफ एन बड़ा है ना, तो ये बात तो फॉर्मूला गलत हो रहा था, इसीलिए तो ये सी कांस्टेंट दे रखा है। यस अगर सर। मैं कांस्टेंट की वैल्यू मान ले मैंने 50 रख ली, तो हमेशा अब देख शुरू की भी जो 10 वैल्यू के लिए बात फॉल्स हो रही थी ना, ये वाली जो 10 वैल्यू के लिए बात फॉल्स हो रही यस थी, सर। इनके लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू रहेगा। अब आप कहोगे सर इससे तो बढ़िया, मान लो इससे तो इसे उल्टा लिख दो, और सी की जब हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं तो हम बहुत बड़ी कोई वैल्यू रख लेंगे, फिर तो एफ एन बड़ा हो जाएगा। मगर बच्चों आपको पता है आप कितना भी बड़ा नंबर रख लीजिए, है ना, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे टू की पावर एन ही उससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं? भाई यस आप सर। 50 को उल्टी में रख भी दो, एफ एन को इधर रख दो। हेलो, आप यहाँ पे चाहे रख के देख सकते हैं, आप इसके साथ 50 के इंटू करना शुरू कर दो, है ना, यहाँ पे भी 50 के इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 50,000, हो जाएगा कि नहीं? यस मगर सर। टू की पावर 20 कितना होता है, टू की पावर 20 कितना होगा बच्चों, टू की पावर 20 कितना होता है 1 मिलियन होता है अराउंड, है ना। भाई टू की पावर यस 20 वन सर। मिलियन 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाएगा, आपको पता है टू की पावर्स में आप खेलते हो, ठीक 1 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे 10 की अगर हम रख भी दें 20 का क्यूब, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 8 1 2 3, 8000। इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर भी दो, जीरो आ जाएगा, 8 पंजे 40। अभी भी कितना हुआ है 4 लाख, छोटा रह गया ना अभी। हेलो, अभी यस तो सर। सिर्फ हम 20 तक पहुंचे, एन की वैल्यू 20 रखी है, और एन तो आपको कहां तक रखने हैं, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। तो आप किसी भी कांस्टेंट को रख लो, यहाँ पे आप एन क्यूब रखने की कोशिश करो, टू की पावर एन इससे छोटा करने की कोशिश करो, कभी भी नहीं होगा। कोई एक नंबर एन का मान लो, चाहे ये 10 हो, अभी तो जैसे 20 पे ये बड़ा हो गया था ना 50 रख के, आप इसे 50,000 कुछ भी रख लीजिए, मान लो ये थोड़ा और आगे चलेगा तब ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों या नहीं?
अब ये पता है सी क्यों रखते हैं, सी ये इसलिए रखा, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है इन वाली कंडीशंस के लिए बड़ा कौन है बताइए, इन वाली कंडीशंस के लिए ये वाली बात ट्रू हो रही है, मगर आप वैल्यू रखो 1 to 9, यानी 1 to 10, सॉरी 1 to 9 तक के लिए ये बात फॉल्स साबित होगी। मगर सी की कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने 50 रखा, जबकि जरूरी नहीं है 50 से ही काम चले, 10 से भी शायद चल जाएगा, आप इंटू 10 से कर लीजिए, यहाँ पे काम चल जाएगा। क्लियर हो रही है? यहाँ पे सबकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे बड़ा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा n³ से। तो बस ये Yes, sir. कहानी है। तो मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आ गई होगी कब सी में रखना है। अब इसको शॉर्ट एंड ब्रीफ करते हैं। आपको एफ एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी एन कब रखेंगे हम, जब ये वाली चीज छोटी होगी। ओमेगा कब रखेंगे बच्चों, जब ये वाली चीज बड़ी होगी, तब बड़ी इसे होगी। ओमेगा की टर्म में लिखना है, जब छोटी होगी तो ओ की टर्म में लिखना है। टर्म छोटी है या बड़ी, इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में बताइए कौन कौन सी बात सही है। अब देखो, एफ एन ऑर्डर ऑफ जी एन लिख सकते हैं क्या, एफ एन क्या है एन, यस और सर। जी एन क्या है एन स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं ये बात सही है। क्लियर? एफ एन बराबर ऑर्डर ऑफ के एन लिख सकते हैं, ये एन है ये n³ है, ये इससे छोटा ही होता है, ये भी सही है। के एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी एन लिख सकते हैं क्या, के एन की नो वैल्यू क्या है n³, और No, ऑर्डर sir. ऑफ जी एन क्या है n², ये बात हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे के एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी एन लिख सकते हैं क्या, के एन है आपका यस n³, सर। ये है n², यानी लिख सकते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन बनता तो ये पूछ लेता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है भाई सबको? यस सर। बाकी ये फॉर्मूला हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? इज इट फाइन? ये तब टॉपिक छूट गया था। बाकी इसको एक बार क्लास में कभी और कुछ क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में भी कर